माय डियर डियर जिगर के छल्लो, जिनका पेपर होने वाला है 26 जुलाई को PS06 का, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी मिनट बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है। हाँ, ये वीडियो बोरिंग लग सकता है, लेकिन कल के एग्जाम के अंदर आप इसके अंदर टॉप करके आओगे, ये मेरा वादा रहा, वचन रहा। अगर नहीं कर पाओ तो मुझे आके इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बता देता हूँ, इस अध्याय के अंदर हम आपके 6 अध्याय से लेकर 10 अध्यायों के बीच में संक्षेप में वर्णन जानेंगे। संक्षेप के अंदर ऐसे पॉइंट जानेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी सीरीज चल रही है 3 वीडियो के। अगर आपने 3 वीडियो देख लिए तो 100% देखिए, 100% पेपर इन्हीं 3 वीडियो के अंदर से आएगा। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आए तो जिम्मेदार मैं बैठा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले भाग 1 मैंने अपलोड कर दिया, जिसके अंदर हम आपके 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय के बीच में संक्षेप में जाना था। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 6 अध्याय से लेकर 10 अध्याय के बीच में, और एक लास्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर हम जानेंगे 11 अध्याय से लेकर 15 अध्यायों का संक्षेप। और उसके बाद मैं आपको एक देने वाला हूँ मॉडल पेपर, जिसके अंदर से आपके 70% प्लस क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन वो मॉडल पेपर होता है अनलीगल, तो या तो लाइव होगा या आपको ये 3 PDF और मॉडल पेपर चाहिए तो इसकी छोटी सी फीस है 199 रुपये। वैसे इसकी फीस तो 399 रुपीज़ थी, लेकिन जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके हम मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा, व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम पे पिन कर रखे हैं, तो 199 पे करना होगा। ये आपको चारों के चारों PDF मिल जाएंगे। आपको बता देता हूँ, मॉडल पेपर के साथ केवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसके आंसर भी आएंगे पूरे के पूरे, जो जरूर से देख लेना कल एग्जाम में। अगर आपने 5 PDF पढ़ लिए तो आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एक छोटा सा अमाउंट खर्च कीजिए। आपको लगता होगा ना 199 रुपीज़ ज़्यादा है, तो टेंशन मत कीजिए, 199 इंटू 4 कर दीजिए, मतलब 4 दोस्त मिलकर 50-50 रुपये देके इसको ले सकते हो। इतना आपके लिए एक बेनिफिट बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एक भी सेकंड बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अध्याय 6, वैश्वीकरण की राजनीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन छप चुका है एग्जाम के अंदर कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के बारे में बताओ। वैश्वीकरण की राजनीति का मतलब है विश्व स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों का एकीकरण। ये प्रक्रिया दुनिया भर में देशों, सरकार और व्यक्तियों के बीच बढ़ती हुई अंतर संबंधों को दर्शाती है। अब बात करते हैं राजनीतिक वैश्वीकरण के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। तो हम मुख्य पहलू कौन कौन से पढ़ेंगे। एक तो राष्ट्र राज्य की भूमिका में बदलाव के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रभाव इसके बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बाद कानूनी और नैतिकता प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे और वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ेंगे। तो चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा इस पार्ट को समझते हैं। साथियों, 1 मिनट भी बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है। ये आपको और बता देता हूँ, बोरिंग लगे तो 2-3 बार देखो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक छोड़ के नहीं जाना, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्र राज्य की भूमिका में बदलाव। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य की भूमिका कम हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ रही है। सिंपल है, वैश्वीकरण के कारण जो अपने देश की राष्ट्र और राज्य की भूमिका है वो कम हो रही है, और जो बाहर की क्षेत्र की सब कुछ है वो बढ़ रही है। दूसरा है राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रभाव। वैश्वीकरण ने राजनीतिक विचारधाराओं को भी प्रभावित किया है, जैसे कि उदारवाद और नव उदारवाद, मतलब नए राष्ट्रों का भी निर्माण हुआ है, नए राष्ट्र भी स्वतंत्र हुए हैं। अब बात करते हैं इनके सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके सांस्कृतिक विविधता और संघर्ष दोनों बढ़ रहे हैं। चौथा है आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। वैश्वीकरण ने आर्थिक नीतियों, व्यापार और निवेशों को प्रभावित किया है, जिससे कुछ देशों को लाभ हुआ है और कुछ को हानि हुआ है। देखो साथियों, सूखे के साथ, अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि सूखे के साथ लीला भी जल जाता है। तो देखो, वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों को लाभ हुआ तो कुछ को नुकसान भी हो गया था, ठीक है। अब जानते हैं वैश्वीकरण के 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कानूनी और नैतिक प्रभाव। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानव अधिकार, जो मानव के मुख्य अधिकार होते हैं, जो मानव के अधिकार होते हैं, जो मानव हित में अधिकार होते हैं, और न्याय के मुद्दों को भी प्रभावित किया है। किसने? वैश्वीकरण ने। अब जानते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। सबसे पहला है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण के आने से व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है, लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है और व्यापार बढ़ा है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की संस्कृति एकदम मजबूत होती है। अब दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखो भाई, आप अगर किसी नए लोग से मिलते हो तो उसके सामाजिक, धार्मिक, उसके जीवन के चरित्र के बारे में जानते हो, तो कुछ ना कुछ ग्रहण तो अपने जीवन में भी तो करते हो ना। उसी प्रकार भाई यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और समझ को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद है मानव अधिकारों का प्रसार। वैश्वीकरण ने मानव अधिकारों, लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और पारदर्शिता पर जोर
दिया है। अब जानते हैं हम वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। देखो साथियों, जहाँ उल्टा होता है वहाँ सीधा होता है, ठीक है, जहाँ गलत होता है वहाँ सही होता है, तो सब कुछ होता है। तो अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता में कमी। साफ है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, ठीक है। आप अपने घर में रेगुलर रहते हो और कोई अगर बाहर का व्यक्ति आता है मेहमान स्वरूप, तो उसकी ज़्यादा इज्जत करते हो ना। वैसे यहाँ पे हो गई कि राष्ट्र राज्य की संप्रभुता में कमी आ गई। वैश्वीकरण से राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता कम हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निगमों की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे मेहमानों की कदर बढ़ जाती है, वैसे इनकी कदर बढ़ जाती है। सांस्कृतिक एक स्वरूपता। वैश्वीकरण के कारण कुछ संस्कृतियों का प्रभुत्व हो सकता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता कम हो जाती है। देखो, बाहर की वैश्वीकरण आने से यहाँ की संस्कृति पे लोग ध्यान देना कम हो गए। आर्थिक असमानता। वैश्वीकरण से कुछ देशों को लाभ होता है जबकि कुछ देशों को नुकसान होता है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। साफ है, सबको तो कहाँ से फायदा हो सकेगा, किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। भारत में वैश्वीकरण कैसे हुआ? 1900 के बाद आया था। भारत में वैश्वीकरण ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सोवियत संघ विघटन के बाद भारत के अंदर रुपयों के रूप में, समाज के रूप में एंड राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया। इन्होंने भारत ने पूंजीवादी को अपना लिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही इससे सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों को भी जन्म दिया है। देखो साथियों, जहाँ एक चीज़ सही होगी, अब मेरी बात सुनो, आप सर दर्द की गोली खाते हो, आप क्या सोचते हो? सर दर्द ठीक हो जाता है, सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद 2-3 बीमारियां और हो जाती है जो आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए ना, कोई भी गोली होती है ट्रीटमेंट। एक्चुअली मेरा खुद का पैसा यही था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट कुछ रीज़न की वजह से नहीं बन पाया। एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट आपको 2 टाइम से ज़्यादा नहीं लेनी है। लास्ट 2 टाइम या 3 टाइम गोली खा ली, उसके बाद आपको गोली नहीं खानी है। वो आपके शरीर के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करती है। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अध्याय 7, क्षेत्रीय सहयोग दक्षेश के विशेष संदर्भ में, ठीक है। दक्षेश क्या है? ये आपके 14 नंबर का क्वेश्चन छम चुका है। दक्षेश अपने इस मध्य एशिया जो भारत है, भारत के 7 देश मिलकर दक्षेश की स्थापना की है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय सहयोग विशेष रूप से दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेश के संदर्भ में दक्षिणी एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। मतलब ये आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा देने का एक प्रयास है। दक्षेश क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द दक्षेश या व्हाट इज द सार्क, ठीक है। दक्षेश दक्षिणी एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 देश कौन कौन से? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में आपसी सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। मतलब जो इनके 8 सदस्य हैं, इनको आपसी सहयोग करना है और मुख्य उद्देश्य देना है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, 8 देशों के नाम याद नहीं रहेंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये भारत हो गया, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ठीक है, इधर नीचे मालदीव या श्रीलंका, और ये बांग्लादेश, भूटान, और एक और कौन सा रह गया पीछे, यहाँ पे नेपाल। ये देखो सब इर्द गिर्द है ना, ये 8 देशों ने मिलकर ये दक्षेश की स्थापना की है। अब दक्षेश के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? पहला है आर्थिक विकास, सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है सामाजिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और मानव संसाधन के विकास में योगदान करना, ठीक है। और तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, सदस्य देशों की संस्कृति और विरासत को बढ़ाना है। और चौथा है क्षेत्रीय सहयोग, प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद और अन्य चुनौतियों को मिलकर सामना करना है। लेकिन अपना भाई पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा है, साला पूरा का पूरा आतंकवाद अपने भारत के ऊपर ही ठोक रहा है, ठीक है, दक्षेश होने के बावजूद भी। और 5वां है सामूहिक आत्मनिर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता हासिल करना, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं दक्षेश की चुनौतियाँ कौन कौन सी है। दक्षेश की सबसे बड़ी चुनौती है द्विपक्षीय मुद्दे। भारत और पाकिस्तान देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण दक्षेश की बैठकों और सहयोग में बाधा आती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण मुद्दे हैं, तो दक्षेश की जो बैठकें होती है उसको करने में तकलीफें होती है। तकलीफ होने का मेन रीज़न आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में भले लोकतंत्र कायम हो, लेकिन पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की सत्ता है वो सेना के हाथ में है। और जब सेना के हाथ में, तो पूरे के पूरे निर्णय जो सेना लेती है, एंड जो मेन मुख्यमंत्री और पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके हाथ में इतना कुछ रहता नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ फैसले करके जाते हैं, उनकी सेना कुछ फैसले करती है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा तालमेल कम बैठता है। दूसरा है सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता, कुछ सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सहयोग योजनाओं को लागू करने में कठिनाई होती है।
पंचायती घर घर में ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे निष्कर्ष निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भू राजनीतिक हित, सदस्य देशों के अपने अपने भू राजनीतिक हित होते हैं जो कभी कभी दक्षिण के लक्ष्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, भूमि से रिलेटेड भी होते हैं। अब निष्कर्ष आपको अगर पूछ ले दक्षिण क्या है, तो आपको बताना है दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो आपसी सहयोग और विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। हालांकि इसे द्विपक्षीय मुद्दे, राजनीतिक अस्थिरता और भू राजनीतिक हितों जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया दक्षिण के बारे में। अब हम जानेंगे अध्याय 9 के बारे में। 9 से पहले जान लेते हैं अध्याय 8 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में ऊपर नीचे हो गया है इसलिए। तो सबसे पहले जानते हैं अध्याय 8 के बारे में। 8 है मध्य पूर्व की राजनीति। सबसे पहले साथियों आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी रहता है कि कोई भी अगर आप पार्ट को ध्यान से समझ लेते हो ना, तो आधा का आधा पेपर तो आपका वही सॉल्व हो जाता है। अगर ध्यान से आप किसी प्रश्न को पढ़ लेते हो ना, तो आधा पेपर आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे मध्य पूर्व की राजनीति। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। उसके बाद 5 पॉइंटों को जानेंगे। आपके अध्याय 8 और 9 के अंदर 5 पॉइंट है। एक तो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इजराइल 1, फिलिस्तीन 2, और तीसरा है इराक, चौथा है ईरान, और 5वां है कुवैत। इन सभी के बारे में जानना है। ठीक है, तो उससे पहले जानते हैं मध्य पूर्व की राजनीति क्या है। मध्य पूर्व की राजनीति मिडल ईस्ट पॉलिटिकल्स एक जटिल और गतिशील क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों, संस्कृतियों और धार्मिक समूहों के बीच शक्ति संघर्ष, क्षेत्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शामिल है। इस क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक योगदान करते हैं। ठीक है, मध्य पूर्व की राजनीति को समझने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। देखो, अगर आपको मध्य पूर्व की राजनीति को समझना है तो मुख्य रूप से इन बिंदुओं को आपको समझना पड़ेगा। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, फिर क्षेत्रीय शक्तियों को समझना पड़ेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना पड़ेगा, फिर संघर्ष और संघर्ष समाधान को, और फिर सामाजिक और आर्थिक कारकों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मध्य पूर्व का इतिहास विशेष रूप से 20वीं और 21वीं सदी में इस क्षेत्र की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और धार्मिक संघर्षों का प्रभाव शामिल है। दूसरा है क्षेत्रीय शक्तियाँ। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और इजराइल जैसे क्षेत्रीय शक्तियाँ मध्य पूर्व की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन देशों के बीच शक्ति संघर्ष और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा शामिल है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसी बाहरी शक्तियां भी मध्य पूर्व की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन शक्तियों के हित और हस्तक्षेप क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष को बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं संघर्ष और संघर्ष समाधान। मध्य पूर्व में कई संघर्ष चल रहे हैं, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष, सीरियाई गृह युद्ध और यमन संकट। इन संकटों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के बावजूद समाधान अभी भी दूर है। ठीक है, समाधान अभी नहीं हो पाया। सामाजिक और आर्थिक कारक। मध्य पूर्व में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक और आर्थिक कारक भी राजनीतिक अस्थिरता में योगदान करते हैं। इन कारकों को संबोधित किए बिना क्षेत्र में स्थायी शांति और अस्थिरता प्राप्त करना मुश्किल होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक भी, जो लोग बेरोजगारी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो गरीबी होती है, जो राजनीति में अस्थिरता पैदा करती हैं, और इससे क्या है, देश में शांति और स्थिरता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं मध्य पूर्व की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों में निम्नलिखित शामिल है। मध्य पूर्व की जो हाल फिलहाल की घटना है उसके अंदर क्या क्या शामिल है वो देखते हैं। अरब वसंत 2010 की शुरुआत में अरब वसंत नामक एक लहर उठी जिसने कई अरब देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को, विद्रोह का जन्म दे दिया। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, अपने विद्रोह हुई थी, उसी प्रकार वहाँ पे हुई थी। सीरियाई गृह युद्ध 2011 से जारी है और इसमें कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं ने भाग लिया है। सीरिया में लोग कह रहे हैं हमें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अब जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। तो मुख्य बिंदु आपके पाठ का यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन क्या है। इसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल से समझा देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ एक छोटे बच्चे की तरह, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो साथियों, इजराइल में यहूदी है और फिलिस्तीन में मुस्लिम है। संघर्ष एक लंबा और जटिल संघर्ष है जिसका समाधान अभी भी दूर है। देखो, एक शहर पड़ता है इन दोनों के बीच में, यरूशलेम। ठीक है, तो ये अपने जो कश्मीर है ना, कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उसी प्रकार यरूशलेम देश के लिए ये इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं। ये सेम का सेम मुद्दा है। इसके अगर आपको टिप्पणी करने के लिए कहा जाए तो आप इसे आराम से टिप्पणी कर सकते हो। फिर है आतंकवाद। मध्य पूर्व में आतंकवादी समूह जैसे कि इस्लामिक स्टेट सक्रिय हैं और इस क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ
मध्य पूर्व की राजनीति जटिल और बहुआयामी है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करने और इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। साथियों, 8वें अध्याय के अंदर हमने क्या जाना? 8वें अध्याय के बारे में हमने समझा कि मध्य पूर्व की राजनीति क्या होती है, 4 बिंदु समझे, और इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या को बताई। मैंने आपको बता दी यरूशलेम मतलब अपने कश्मीर की तरह ही एक इनका शहर है, मुख्य बिंदु है, जिसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों लड़ रहे हैं। अब 9वें अध्याय के अंदर क्या पढ़ेंगे? 9वें अध्याय के अंदर भी हम यही पढ़ेंगे, मध्य पूर्व की राजनीति जो हमने पढ़ ली है, ठीक है, वही 4 बिंदु आपको याद रखने। और अब हम समझेंगे इराक, कुवैत और ईरान समस्या के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका तीसरा भाग भी आने वाला है। एंड उसी के साथ आपको ये पीडीएफ लेना है तो ले लो, कल एग्जाम है। पूरे पीडीएफ पढ़ने में लास्ट 1 से 2 घंटे लगेंगे, इससे आपके एग्जाम की तैयारी पावरफुल हो जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले। तो थोड़ा सा कष्ट करो और 199 रुपये फीस पे करो एंड ये ले लो। आई सजेस्ट यू, ओके। इराक, ईरान और कुवैत के बीच समस्याएं मुख्य रूप से 1980-81 के ईरान इराक युद्ध, 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण और दुर्रा गैस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित है। अब पहला जानते हैं ईरान और इराक युद्ध के बारे में, ठीक है। 1980 और 1981 ये युद्ध 20वीं सदी के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था, जो 8 साल चला था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और दोनों देशों के बड़े इलाके तबाह हो गए। युद्ध के बाद सीमा विवाद और कैदियों की अदला बदली जैसे मुद्दे अनसुलझे ही रह गए। साथियों, लड़ाई के अंदर लड्डू नहीं बढ़ते हैं। दूसरा, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण। 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, जिसका मुख्य कारण ऋण माफी और क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा थी। इस आक्रमण के कारण खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन ने इराक को कुवैत से खदेड़ दिया। समझे मेरी बात? आज दिन कुवैत दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल देश है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तीसरा था दुर्गा गैस क्षेत्र विवाद। ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच दुर्रा गैस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर विवाद है। यह क्षेत्र फारस की खाड़ी में स्थित है और ये प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र पर उसका भी अधिकार है और इसे विकसित करने के लिए उसे भी शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कारक ईरान, इराक और कुवैत के बीच तनाव और अनिश्चितता का कारण बने हुए हैं। ये हमने जाना अब ईरान, इराक और कुवैत के बारे में। अब हम जानते हैं आपके आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट है 10वां कौन सा है? सोवियत संघ का विभक्तीकरण। कितने % लिखवा के लोगे? 1000%, 50,000% या 1,00,000%? 7 नंबर का या 14 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर इस पार्ट से चप चुका है। इस पार्ट को कंठस्थ याद कर लो, एकदम बच्चे की तरह समझाऊंगा। सोवियत संघ का विभक्तीकरण। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था, जिसके बाद 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, ठीक है। एक सोवियत संघ नाम का संघ था, मैन इसका रूस था, यूक्रेन थे, उन सब ने अपना अपने स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण कर दिया, ठीक है। यह घटना शीत युद्ध के अंत और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन का प्रतीक था, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। अब जानते हैं विघटन के मुख्य कारण क्या थे। कोई भी चीज़ टूटने के कुछ कारण होते हैं, इनके मुख्य कारण क्या थे? राजनीतिक अस्थिरता। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए पेरेस्ट्रोइका और ग्लोस्टनातिक पुनर्निर्माण खुलेपन की नीतियों ने सोवियत प्रणाली में अंतर्निहित समस्याओं को उजागर किया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। दूसरा था आर्थिक कठिनाइयाँ, पैसों की कमी आ गई साहब। सोवियत संघ धीमी और असक्षम थी, ठीक है, जो साम्यवादी पर आधारित थी, पूंजीवादी पर तो आधारित थी नहीं। और 1980 के दशक में आर्थिक संकट से गहरा असर पड़ा। फिर है राष्ट्रीयता। सोवियत संघ में विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं और उनमें से कई स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। सोवियत संघ में सभी लोग अपने अपने स्वतंत्र होने के उत्सुक थे। गोर्बाचेव की नीतियों को लेकर जनता और पार्टी के भीतर असंतोष था, ठीक है। अब जानते हैं शीत युद्ध का अंत। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के अंत ने सोवियत संघ के अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति को बनाए रखना मुश्किल बना दिया, ठीक है। अब जानते हैं विघटन की प्रक्रिया किस प्रकार रही सोवियत संघ की। 1991 में बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सोवियत संघ में से 3 राष्ट्रों ने स्वतंत्र अपने राष्ट्र की घोषणा कर दी, ठीक है। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ तत्काल करने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहे, ठीक है। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने वेल्स का समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई और स्वतंत्र राज्यों को राज्य मंडल की स्थापना की गई। उस दिन से रूस और यूक्रेन भी अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे,
25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का आधिकारिक तौर पर विघटन हो गया। यहाँ से पूरा का पूरा सोवियत संघ का पापा कट गया। ठीक है, इससे आगे जानते हैं हम विघटन के परिणाम क्या हुए। विघटन के परिणाम हुए 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हो गया। यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, इससे बहुत सारे। शीत युद्ध का अंत हो गया। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हो गया। रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में एक नया शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। इसी के साथ साथियों, हमने आपके 6 अध्याय से लेकर 10 अध्याय के बीच में पूरा का पूरा जान लिया है। अगर ये PDF चाहिए और पार्ट 1 देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर लो। बाकी एक बार ये प्लेलिस्ट चेक कर लो। सारी PDF चाहिए तो एक 199 फीस पे करो एंड सारे के सारे सब कुछ मिल जाएगा। 2 घंटे के अंदर पूरा कवर कर लोगे तो 199 फीस ज़्यादा नहीं है। 2-4 जन मिल के भी ले सकते हो इसे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, फटाक से उस पर क्लिक करो एंड पे करो एंड एंजॉय करो। ठीक है, तीसरे पार्ट के लिए मुझे कमेंट करो। पार्ट 3 जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। लव यू ऑल माय डियर गाइस।